हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा, आप जैसे कि स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, यहाँ पर चैप्टर 7 है परंपरा का मूल्यांकन। इसके लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। एक्चुअली ये जो है बिहार बोर्ड के लिए है और इनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि जो मैं लाइव क्लास आप लोग को दे रहा था वो मैं अब लाइव क्लास देना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग लाइव क्लास में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं उस लाइव क्लास को बंद कर दिया हूं। अब से सिर्फ और सिर्फ आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा और हर चैप्टर का आपको मिलेगा। पढ़ाना मैं बंद नहीं करूंगा, लेकिन लाइव क्लास देना बंद कर दिया, जिसके कारण आज का ये वीडियो लेट होकर के अभी जो टाइमिंग हो रहा है 9:30, रात के 9:30 हो रहे हैं और इस समय वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम बात करते हैं परंपरा का मूल्यांकन। इसके लेखक का नाम है, आप लोग जानते हैं कि रामविलास शर्मा। और इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ ले कि इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को उन्नाव जिला के ऊंचा गांव सानी में। इनकी मृत्यु हुई थी 30 मई 2000 ईस्वी में, ठीक है। और हम इनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो इनके बारे में दिया गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और मैं लैपटॉप की स्क्रीन को भी यहाँ पर दिखा दूंगा। तो चलिए मैं लैपटॉप की स्क्रीन को यहाँ पर दिखाता हूँ। आप लोग लाइव में जुड़े रहे, मतलब एक तरह से आपका लाइव ही चल रहा है, लेकिन ऑफलाइन लाइव है। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पर नए हैं, इस तरह की कंटेंट, इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। इन्होंने अंग्रेजी विषय में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में MA तथा PhD की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने कुछ समय तक कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा में निदेशक पद जो था उसको सुशोभित किया था। इनकी कुछ रचनाएं थी और रचनाएं हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, वो खास करके आपको याद कर लेने हैं। इनकी कुछ रचनाएं थी और रचनाएं आप यहाँ पर देख रहे होंगे। निराला की साहित्य साधना, उसके बाद है भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी और मार्क्सवाद, इतिहास, दर्शन, घर की बात इत्यादि। इन सब का इनका ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, इन्हीं सब में से क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का हम आपको अर्थ बताने वाले हैं, सारांश बताने वाले हैं, साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दे। कम से कम इस वीडियो का लाइक है टारगेट कम से कम 20 लाइक तो कम से कम कर ही दे, ठीक है। प्रस्तुत पाठ परंपरा का मूल्यांकन इसी नाम की पुस्तक से संकलित है। इसमें लेखक ने समाज, साहित्य तथा परंपरा से संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा पर विचार किया है। यह निबंध परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता, साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता चलता है। अतः यह निबंध नई पीढ़ी में परंपरा का आधुनिकता को युग के अनुकूल नई समझ विकसित करने में सराहनीय सहयोग करता है। तो यहाँ तक तो हमारा ये क्लियर हो चुका है। आप देख रहे हैं कि सामने लैपटॉप और यहाँ पर आपको स्क्रीन भी दिख रहा होगा ना। तो आज हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे पाठ का सारांश। यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि पाठ का सारांश हर चैप्टर के जो सारांश होते हैं वो एग्जाम में आपसे पूछते हैं। प्रस्तुत पाठ परंपरा का मूल्यांकन ख्याति प्राप्त आलोचक रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने प्रगतिशील रचनाकारों के विषय में अपना विचार प्रकट किया है। लेखक का मानना है कि क्रांतिकारी साहित्य रचना करने वालों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि साहित्यिक परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है और साहित्य की धारा बदली जा सकती है तथा नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। क्लियर। अभी हम यहाँ से देखते हैं कि मनुष्य आर्थिक जीवन के अलावा एक प्राणी के रूप में भी जीवन व्यतीत करता है। साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, साहित्य में विकास प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे जैसे समाज का विकास होता है वैसे वैसे साहित्य का भी क्या होता है, विकास होता है। व्यवहार में देखा जाता है कि 19वीं तथा 20वीं सदी में क्या हुआ था कि जो कवि थे उस समय के, वो कवि यूरोप के तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, उनसे सीखते हैं और नई परंपराओं को जन्म देते हैं। तो हाँ, होता है, ऐसे ही होता है। अब मान लीजिए कि पुराने ज़माने के जो शिक्षक थे हमसे उनसे पढ़े, हम आपको पढ़ाएंगे, फिर नए ज़माने के कोई नया टीचर आएंगे और वो नए वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इस तरह से होता रहता है, ये रूपांतरण ये होता रहता है। दूसरों को नकल करके लिखा गया साहित्य आदम कोटि का होता है
और संस्कृति असमर्थता का सूचक होता है। लेकिन उत्तम कोटि का साहित्य दूसरी भाषा में अनुवाद किए जाने पर अपना कलात्मक सौंदर्य खो देता है। तात्पर्य यह है कि ऐसे साहित्य से कला की आवृत्ति नहीं हो सकती। जैसे अमेरिका अथवा रूस ने एटम बम बनाए, अमेरिका और रूस ने एटम बम तो बनाया, लेकिन शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज़ दोबारा लेखन इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। यानी शेक्सपियर एक ऐसे इंग्लिश के नाटककार हुए, लेकिन उनके जैसा आज तक कोई लेखककार पैदा ही नहीं हुआ, उसके जैसा कोई लेखक आज तक हुआ ही नहीं। जैसे भारत में कालिदास है, चाणक्य थे, उनके जैसा आदमी आज तक पैदा ही नहीं हुआ। आगे हम देखते हैं 19वीं सदी में शैली तथा वायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वालों यूनानियों को एकात्मकता की पहचान करने में सहयोग किया था। भारतीयों ने भी अपनी स्वाधीनता संग्राम के दौरान इस एकात्मकता को पहचाना। भारतीय क्या की, अपनी एकात्मकता को, अपनी एकता को पहचाना और कहा कि हमारे एकता में बल है। मानव समाज बदलता है और अपनी असीमता कायम रखता, असीमता, ठीक है, क्योंकि जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करता है, साहित्य परंपरा के ज्ञान के कारण ही पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल के लोग सांस्कृतिक रूप से एक हैं। कोई भी देश बहुजातीय तथा बहुभाषी होने के बावजूद जब उस देश पर कई मुसीबत आती है तो उस समय वह राष्ट्रीय अस्मिता समर्थक प्रेरक बनकर लोगों को मुसीबत से लड़ने में सहयोग करती है। जैसे हिटलर के आक्रमण के समय रूसी जाति ने बार बार अपने साहित्य परंपरा का स्मरण किया। टॉल्स्टॉय सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले साहित्य के महान साहित्यकार तो रूसी जाति के अस्मिता को शुद्ध एवं पुष्ट करने वाले साहित्यकार भी हैं। 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के पहले वहाँ रूसी तथा गैर रूसी थे, किंतु इस क्रांति के बाद रूसी तथा गैर रूसी जातियों के संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। सभी जातियां एक हो गई, फिर भी जातियों का मिला जुला इतिहास जैसा भारत है वैसा सोवियत संघ नहीं हो गया। क्योंकि भारत में क्या है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पर जातियों का जितना मिलन जुलन है आजकल तो उतना ही अलग बलग भी है नहीं। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना। यूरोप क्या करते हैं, यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, यूरोप संस्कृति की बात करते हैं, कल्चरल की बात करते हैं कि हमारा सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है बहुत ही हाई है, लेकिन यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना। उस तरह का राष्ट्र कभी बना ही नहीं जिस तरह से भारत है। राष्ट्रीयता की दृष्टि से ही भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ राष्ट्रीय एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर थोपी नहीं गई है, बल्कि वह संस्कृति तथा इतिहास की देन है। इस संस्कृति के निर्माण में देश के कवियों का महान योगदान है। भारत की जो संस्कृति है इसके योगदान में भारत के जो देश के कवि है उसका महान योगदान है। रामायण एवं महाभारत इस देश की संस्कृति की एक कड़ी है जिसके बिना भारतीय साहित्य की एकता भंग हो गई। लेखक का तर्क है कि यदि जारशाही रूस समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है, तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय असीमता पहले से कितना पुष्ट होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। अतः समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। समाजवाद क्या है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। पूंजीवाद व्यवस्था में शक्ति का अभाव होता है, देश के साधनों का समुचित उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही होती है। अब आगे देखते हैं, देश ही की निरक्षर निर्धन जनता जब साक्षर होगी तो वह रामायण तथा महाभारत का ही अध्ययन नहीं करेगी, अपितु उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की कविताएं तथा दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत की कविताएं बड़े चाव से पढ़ेंगे। दोनों में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। क्या करेगा, आदान प्रदान होगा। तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर ज्ञानार्जन की भाषा होगी। यानी अंग्रेजी क्या इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हमें अपने लैंग्वेज को एक दूसरे से समझाने के लिए इसका यूज करते हैं। हम अंग्रेजी ही नहीं यूरोप की अनेक भाषाओं का अध्ययन करेंगे, एशिया के भाषाओं के साहित्य से हमारा गहरा परिचय होगा। तब मानव संस्कृति की विशाल धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। इस तरह से हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इसके बारे में परंपरा का मूल्यांकन था, रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया था। इनके जन्म के बारे में आप लोग पढ़े, मरण के बारे में कौन सी किताब लिखे थे, किस तरह से इनके बारे में प्रस्तुत किए थे। और आपसे पूछेगा कि परंपरा का मूल्यांकन क्या है, एक निबंध है और इसके बारे में हम बता दिए। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बता दें ताकि आपको जब एग्जाम में आए तो उस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को धराधर बनाएं। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर बोध और अभ्यास है,
यहाँ पर अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे ना तो आपको आ जाएगा, आप वहाँ से लिख सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं सर आप मुझे बता दीजिए, आप अपना लैंग्वेज में बताइए, आप थोड़ा बढ़िया से इसको एक्सप्लेन कीजिए, अपना लैंग्वेज थोड़ा विद्यार्थी का लैंग्वेज टाइप से होना चाहिए ताकि याद करने में क्षमता मतलब आसानी हो, तो आप लोग कमेंट करेंगे, कम से कम 20 लाइक करेंगे और नीचे 20 को कमेंट कम से कम आएगा तो हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे, नहीं तो हम इसी तरह से उस चैप्टर का सारांश, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते रहेंगे। ठीक है, अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? आप लोग जानते हैं कि निराला की साहित्य रचना जो है रामविलास शर्मा की रचना है, आप लोग भली भांति जानते हैं, यहाँ पर भी आपको पिक्चर दिख ही रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इस कहानी के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? आपको हम बताए थे कब हुआ था। ठीक है, तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऊंच गांव सानी में हुआ था। आप लोग पढ़े होंगे, ऊंच गांव सानी में हुआ। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो निराला की साहित्य साधना जब ये किए थे उनके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में ये संभव हो सकता है। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान जो लकीर के फकीर न होकर के क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, यानी गौ नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? यानी भारत की राष्ट्रीय, यहाँ पर भारतीय लिखा गया तो भारत होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं। भारत के राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? इसका हो जाएगा पूंजीवादी व्यवस्था। क्या होगा? पूंजीवादी व्यवस्था। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? उच्च गांव साणी। उच्च गांव साणी। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यानी परंपरा का मूल्यांकन का ये निबंध है। क्लियर? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो ये निबंध विद्या। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो निबंध विद्या है। जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये क्या है? कहानी है, निबंध है कि ललित रचना है कि साक्षात्कार है? तो ये जीत जीत मैं निरखत हूँ ये दूसरे चैप्टर का था, निबंध है। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि परंपरा का मूल्यांकन भी निबंध है और जीत जीत मैं निरखत हूँ ये भी निबंध है। इस तरह से मैं आपको इस चैप्टर का सारांश बता दिया हूँ, लेखक का बता दिया हूँ। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक बार और बता दूं आपको, लेखक के बारे में आपको परिचय पूछेगा तो लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में उन्नाव जिला के ऊंचा गांव सानी में गांव था और मृत्यु हो गया था 30 मई 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।